वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। आज का जो हमारा सेशन है अधिगम के अंतर्गत हम चल रहे हैं सिद्धांत के ऊपर, जिसमें पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के बारे में आज हम पूरा डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। साथ ही आपको मैं बता दूं, संज्ञानात्मक विकास का जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसके साथ हम करने वाले हैं 20 ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट है। तो आप पूरा वीडियो को ज़रूर देखें। लास्ट में मैंने 20 क्वेश्चन ऐड किए हैं जीन पियाजे के, जो आप कर पाते हैं नहीं कर पाते टॉपिक पढ़ने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जीन पियाजे का जो विकास का सिद्धांत था, तो इनके प्रवर्तक कौन है पूछ लिया जाए। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको ध्यान में रखना है यह सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने, और इनका संबंध था स्विट्जरलैंड से। कहाँ से संबंध था? स्विट्जरलैंड से। इन्होंने क्या बताया? व्यापक और स्थायी ज्ञान जिससे वह वातावरण, उद्दीपक जगत और बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। जो भी ज्ञान है वह बाह्य जगत से प्राप्त करता है, इनका मानना था। समस्या समाधान, संप्रतिकरण या प्रत्यक्षण देखकर तथा मानसिक क्रियाएं भी इसमें सम्मिलित होती है। जो संज्ञानात्मक विकास है उसको हम पूरा देखेंगे। इनके जो प्रवर्तक हैं कौन है आपको ध्यान में रखना है, जीन पियाजे। उनका संबंध स्विट्जरलैंड से। इन्होंने एक स्पेशल बात की थी, स्कीमा, जिससे प्रश्न आने की संभावना 100% रहती है। डायरेक्टली पूछ लेते हैं स्कीमा क्या है, लैंग्वेज दे दी, कथन दे दिया, ये किससे संबंधित है। तो आपको ध्यान में रखना, जो स्कीमा वर्ड का यूज किया था वह जीन पियाजे ने ही किया था। कहीं पर भी यदि स्कीमा आता है तो आपको आंख बंद करके जीन पियाजे का नाम करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, स्कीमा स्मृति में संग्रहित जानकारी का संगठन निकाय। जो मस्तिष्क है उसके अंदर जो भी हम ज्ञान को संग्रहण करते हैं उसको पैकेट के रूप में, वह कहलाता है स्कीमा। पियाजे का मानना था जो भी सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को यदि मस्तिष्क संग्रहण कर रहा है, वह संग्रहण करने का जो निकाय है, वो क्रिया है, वो किसके माध्यम से हो रही है, तो वह स्कीमा के माध्यम से हो रही है। तो यही है स्कीमा। ये विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं हैं जो अनुभव की समझ बनाने के लिए संगठित तरीके से निर्मित है। स्कीमा में दी गई जानकारी ये दर्शाती है सामाजिक दुनिया कैसे संचालित होती है, और यह हमें स्कीमा से संबंधित नई जानकारी को वर्गीकृत करने और व्याख्या करने की अनुमति देती है। कोई भी जानकारी आपके मस्तिष्क में पूर्व में है तो आप जो भी नवीन ज्ञान अर्जन करने का प्रयास करेंगे तो वो पुराना ज्ञान आपको उसमें सहयोग करेगा, अनुमति देगा ज्ञान के संग्रहण में। यही कहलाता है स्कीमा। तो आपको स्पेशल तौर से इसको ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने सबसे पहले इसको समझाने का प्रयास किया स्कीमा क्या है। पियाजे ने जो अन्य कौन कौन से नाम दिए थे उनके बारे में भी थोड़ी डिटेल्स हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मानसिक संक्रिया क्या है। संक्रिया क्या हो गई? तर्क वितर्क करने की क्रिया जो कहलाती है वह कहलाती है संक्रिया। तो मानसिक संक्रिया क्या हो गई? अपने मस्तिष्क में किसी समस्या के समाधान हेतु चिंतन करना क्या हो गया? मानसिक संक्रिया। स्कीम्स और स्कीमा दोनों अलग है, आप ध्यान में रखें। स्कीम्स क्या है? व्यवहार में संगठित पैटर्न में जो जिसे आसानी से दोहराया जा सके। जैसे अपना हो गया कार चलाना है। स्कीम्स क्या हो गया? आपका जो सीखने, एक बार आपने किसी चीज को कर लिया तो वह आपके क्या हो गया, आपके अंदर वह स्वतः ही आ जाएगा। और जिसे व्यवहार में आपने अपना लिया है, दोहराने बार बार करने पर वो आपकी आदत बन गई। जैसे आपने कार चलाने स्टार्ट किया, शुरुआत में आप थोड़ी ध्यान में रखते हो, अब मेरे को गियर डालना है, अब मेरे को ब्रेक लगाना है, तो वह एक स्वतः ही आपके अंदर आ जाता है व्यवहार में। हाँ, गाड़ी आते ही आपको ऐसा थोड़ी आपको मस्तिष्क को कहना पड़ रहा है कि ब्रेक लगाओ ब्रेक लगाओ, नहीं, वो आपके व्यवहार में स्वतः ही आ गया। वह क्या कहलाया? स्कीम्स। जैसे कार चलाना हो गया, स्टार्ट करना, गियर लगाना, ये सारी चीजें आपके व्यवहार में आ जाती है, वह कहलाती है स्कीम्स। बात आती है स्कीमा की, जो सबसे पहले हमने बात कर ही ली थी। स्कीमा से तात्पर्य मानसिक संरचना से जिसके सामान्यकरण किया जा सके। जो स्कीम्स क्या है, हमने बात की थी, स्कीमा मस्तिष्क के अंदर सूचनाओं का संग्रहण करने का एक निकाय है। अब बात आती है विकेंद्रीकरण। किसी भी वस्तु या चीज के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता क्या कहलाती है? विकेंद्रीकरण। कोई भी वस्तु है, चीज है, उसके बारे में आप किस प्रकार सोचते हैं पूरा डिटेल से, वह कहलाता है विकेंद्रीकरण। प्रारंभ में बालक ऐसा नहीं सोचता है, परंतु 2 साल के होते होते वस्तु के बारे में वास्तविक ढंग से सोचने लग जाता है। फिर बात आती है आत्मसात करना। किसी भी वस्तु या को अपने अंदर पूर्ण रूप से समाहित करना ही क्या कहलाता है? आत्मसात करना व्यवहार को। जैसे कि बालक अपनी समस्या का समाधान करने के लिए वातावरण के साथ सामान्य स्थापित करने हेतु पूर्व में की गई सीखी हुई क्रियाओं का सहारा लेता है। जो भी आप आत्मसात कर रहे हो वो पुराने में सीखी हुई चीजें आपको नवीन ज्ञान में हमेशा ही योगदान देती रहती है, और उसके माध्यम से ही आगे हम सीखते रहते हैं। फिर बात आती है समायोजन। समायोजन क्या हो गया? किसी समायोजन क्या है? इससे संबंधित 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आपके टॉपिक में भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है।
और प्रत्येक व्यक्ति को हर समय कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से समायोजन करना पड़ता है। तो आपको भी हर वक्त कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपने समायोजन किया होगा। यदि आप परिस्थिति के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं तो आप कुसमायोजन के शिकार हो जाते हैं, जैसे कुंठा है, इस प्रकार की जो दोष होते हैं उनसे शिकार हो जाते हैं। तो उचित होता है कि समायोजन भी 2 प्रकार का होता है। इसका पूरा 1 घंटे का जो वीडियो है, नेक्स्ट टॉपिक शायद मैं वही समायोजन लेके लेने आने वाली हूँ, तो शायद आपका वहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप इतना समझ लीजिए इसमें समायोजन क्या है। समायोजन के अंतर्गत पूर्व में सीखी गई क्रियाएं काम में नहीं आती, बल्कि इसमें बालक अपनी योजना और व्यवहार में परिवर्तन लाकर वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। एक क्या हो गया, व्यक्ति हो गया, और एक हो गई व्यक्ति की परिस्थिति। व्यक्ति यदि इस परिस्थिति के साथ समायोजन स्थापित कर देता है तो वह क्या हो जाता है, समायोजित व्यक्ति। यदि उस परिस्थिति के साथ समायोजन स्थापित नहीं कर पाता तो वह किसका शिकार हो जाता है, कुसमायोजन का। तो वातावरण और परिस्थिति के मध्य इस सामंजस्य स्थापित करना ही क्या हो गया, समायोजन। बाद में इसको हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर आप समझ लीजिए परिस्थिति के साथ सामंजस्य स्थापित करना क्या हो गया, समायोजन। एक आता है साम्य धारण। इस प्रकार का प्रत्यय अनुकूलन से मिलता है। साम्य धारण में बालक आत्मसातकरण व समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करता है। जो उसने सीखा है और समायोजन, इन दोनों के बीच यदि वह संतुलन स्थापित कर रहा है तो क्या हो गया, साम्य धारण। अब बात आती है संरक्षण। संरक्षण से अभिप्राय वातावरण में परिवर्तन व स्थिरता को पहचानने व समझने की क्षमता है। किसी वस्तु के रूप में रंग में परिवर्तन को उस वस्तु को तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता है। कि संरक्षण क्या हो गया, परिवर्तन और स्थिरता को समझना या पहचान करना। फिर बात आती है संज्ञानात्मक संरचना। किसी भी बालक का मानसिक संगठन व मानसिक क्षमताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। जो भी मानसिक क्रिया है उनका संबंध मस्तिष्क से, संज्ञान का संबंध सीधा आप मान के चलिए आपके मस्तिष्क में होने वाली क्रियाओं से है। फिर बात आती है अनुकूलन। पियाजे ने के अनुसार बालक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की जन्मजात प्रवृत्ति का आंदोलन करते हैं। अनुकूलन की उपक्रियाएं हैं। जो अनुकूलन क्या है, वह जन्मजात ही होता है बालक के अंदर। वह धीरे धीरे वातावरण के साथ स्थापित करता हुआ अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, ये मानते हैं पियाजे। अब बात करें, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहती है। जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाओं के बारे में बात की, तो आपको ध्यान में रखना है इन्होंने कुल 4 अवस्थाओं की जो बात की है उसमें इनका क्रम पूछ लिया जाता है और कौन से वर्ष में कौन सी अवस्थाएं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आती है संवेदी पेशीय अवस्था। इसका नाम संवेदी पेशीय अवस्था क्यों कहा गया? पेशीय अवस्था जो होती है, आप इसको ध्यान में रखें, जन्म से 2 वर्ष तक क्या होती है, संवेदी पेशीय अवस्था। 2 वर्ष का अपने आप को उस स्थिति में ले जाकर मानो कि आप 2 वर्ष में क्या कर रहे थे, उस समय आपको महसूस करो। आप 0 से 2 वर्ष के एक बालक को लो आपकी नज़र में, तो वो बालक क्या करता है, अपने हाथ पैर हिलाकर पेशियों के माध्यम से क्या करता है, सीखता है, अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए यदि आप करेंगे तो शायद आपका प्रश्न गलत होने की संभावना कम रहेगी। संवेदिक पेशीय अवस्था तो 0 से 2 वर्ष हो गई, इसको पूरा हम डिटेल से पीछे पढ़ेंगे। फिर बात आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जो एज है इसमें 2 से 7 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फिर बात आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 वर्ष की आयु मानी जाती है, वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को मानी जाती है। फिर बात आती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 के बाद। आपको ध्यान में रखना है, मूर्त पहले आएगा, फिर अमूर्त आएगा, सबसे पहले संवेदी और पूर्व संक्रियात्मक। इनके जो और भी नाम है उनको भी हम ध्यान में रखेंगे, आप इंग्लिश वर्ड भी इनको ध्यान में रखें। सबसे पहले हम पढ़ते हैं संवेदी पेशीय अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। जो भी आपके दिमाग में 2 वर्ष तक के एक बच्चे को आपको ध्यान में रखकर आपको इसको समझना है। सबसे पहले जन्म के समय शिशु वह जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है। धीरे धीरे वह आयु के साथ साथ अपनी संवेदनाएं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त होता है। प्रारंभ में उसे बाहरी वातावरण का कोई भी ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वह धीरे धीरे जैसे जैसे वातावरण के साथ अंतर क्रिया करता है वैसे वैसे उसको अपने बाहरी जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है। वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध द्वारा, स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। इस हर चीज को छोटा बच्चा हमेशा अपने मुंह में डाल देता है, क्योंकि वो उससे जानना चाहता है किस प्रकार का स्वाद है, किस प्रकार की गंध है। हर चीज को वो समझने या छूकर, देखकर, स्पर्श कर पता लगाना चाहता है। छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है, मम्मी है, पापा है, ऐसे वर्ड वो बोलने का
प्रारंभ कर देता है। परिचित का मुस्कान के साथ स्वागत करता है, जिसे वह बच्चा देख, आप मान के चलो 2 साल का बच्चा, यदि आप एक बार 2 बार मिले उससे, तो बार बार यदि आप मिलते हैं तो वह आपसे मुस्कुराएगा, लेकिन अपरिचित को देखकर भय का प्रदर्शित करता है। साथ ही आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर एक वस्तु स्थायित्व का गुण प्रारंभ हो जाता है। जो बालक, आपने देखा होगा एक बच्चे के साथ हम कहते हैं ता करके करते हैं, लेकिन वो बच्चा जैसे ही हम उसके सामने से आते हैं वो खुश हो जाता है। उसके सामने वस्तु स्थायित्व यानी कि जो उसको दिखाई दे रहा है वही उसकी दुनिया में वह वस्तु उपस्थित है। यदि उसको कोई चीज नहीं दिख रही है तो उसके लिए उस दुनिया में वह वस्तु नहीं है। जैसे ही उसको नजर आती है वह उसके प्रति क्रिया करता है, इसीलिए वह बच्चा खुश हो जाता है उसको देखकर। यह होता है वस्तु स्थायित्व का गुण। यहाँ पर वस्तु स्थायित्वता पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आपको ये एज याद रखनी है, जन्म से 2 वर्ष संवेदी अवस्था कहते हैं। फिर बात आती है 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संक्रिया की हमने बात की थी, और क्या होता है, मानसिक के साथ मस्तिष्क से संबंधित संक्रिया यानी तर्क वितर्क करना क्या कहलाता है, संक्रिया। सबसे पहले हम पढ़ें, अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौने के अनुकरण के माध्यम से सीखता है। यहाँ पर बालक क्या कर रहा है, एक तो सबसे पहले वो अनुकरण, दूसरा जैसे कर रहा है वैसे स्वयं कर सीखता है। खिलौनों की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। खिलौनों की आयु प्रश्न पूछ लिया गया था पिछली बार मिनट में। खिलौनों की आयु है 2 से 7 वर्ष, 7 से 11, ये सारे जो ऑप्शन है, तो इसमें जो आंसर था 2 से 7 वर्ष थी। जो खिलौनों की आयु कौन सी है आपको ध्यान में रखना है, 2 से 7 वर्ष। शिशु गिनती गणना रंगों की पहचान है। डायरेक्टली प्रश्न पूछ लेता है कि शिशु गिनती गणना रंगों की पहचान जिन पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में पाई जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है इसमें कौन कौन से हो गए, हल्की बारी का ज्ञान होना, माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन वह तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता है, इसलिए अतार्किक चिंतन पाया जाता है। प्रश्न यहाँ से बनाया जाता है, बालक में चिंतन का प्रारंभ कब से होता है, तो आपको ध्यान में रखना है प्रारंभ पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से हो जाता है। लेकिन वह चिंतन किस प्रकार का होता है, वह अतार्किक होता है, उसका कोई तर्क नहीं होता है। वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। प्रारंभ तो संवेदी अवस्था में हो गया था, लेकिन यहाँ पर पूर्ण रूप से स्थायित्व आ जाता है। वस्तु स्थायित्व निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगते हैं। जैसे छोटे बच्चे उस गुड़िया के साथ खेलना, उसके साथ सोना, उसके साथ उसको खाना खिलाना, इस प्रकार की जो क्रियाएं करते हैं वो कहलाता है जीववाद। वह निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन को देखते हैं। फिर बात आती है प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है। प्रतीकात्मक का मतलब यदि उन्हें कुछ चीज दिख गई, जैसे रेलगाड़ी दिख गई है, तो वो रेलगाड़ी के संबंध में प्रश्न पूछना प्रारंभ कर देगा। लेकिन वो प्रश्न चिंतन किस प्रकार का होगा, अतार्किक होगा। जैसे पहिए गोल क्यों होते हैं, ऐसा क्यों होता है, कोई तर्क नहीं होगा, ऐसे इस पर क्यों चल रही है। उसके सामने कोई भी वस्तु आई, उसके बारे में उसने तार्किक चिंतन नहीं किया, यहाँ पर उसने अतार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है। अनुकरणशीलता पाई जाती है। वह किसी को भी देखकर उसका अनुकरण करना लग जाता है। जैसे स्कूल में मैडम पढ़ाती है, घर पे जाकर भी वह दूसरों बच्चों को पढ़ाने का कार्य करता है। जैसे अनुकरण कर लिया उसने, जैसे वो टीचर है और बच्चों को पढ़ा रहा है, इस तरह वो अनुकरण की जो क्रिया पाई जाती है 2 से 7 वर्ष में। शिशु अहमवादी होता है, इस बात को आपने ध्यान रखें। अहमवादी मतलब वो अपने बारे में सोचता है, दूसरों को कम महत्व देता है, अपने आप में रहता है। मैं ही हूँ, यहाँ पर वो क्या हो जाता है, मैं ही हूँ की भावना से ग्रसित रहता है। 2 से 7 वर्ष में आप इसको पूरा ध्यान से समझें। इससे संबंधित हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं पीछे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में। इस अवस्था में तार्किक, सबसे पहले मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11। आपको जो ये एज वाला है वो बिल्कुल ध्यान में रखना है, इनका क्रम पूछ लिया जाता है, कंफ्यूजन नहीं होना है। इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो गया। प्रश्न आ जाता है तार्किक चिंतन के प्रारंभ की अवस्था कौन सी है, तो तार्किक चिंतन का क्या हुआ है, यहाँ पर प्रारंभ हुआ। पूर्ण रूप से तार्किक चिंतन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर तार्किक चिंतन करना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन बालक का चिंतन केवल मूर्त या प्रत्यक्ष वस्तु तक ही सीमित रहता है, यानी कि उसकी जो सामने वस्तुएं हैं उसको देखकर वह क्या करेगा, तार्किक चिंतन करेगा। वो अपने सामने उपस्थित 2 वस्तुओं के बीच तुलना करना, अंतर करना, समानता असमानता। यहाँ पर देखो, जैसे इससे पहले वाली जो अवस्था है उसमें क्या करेगा बालक, बड़ी गिलास को वह लेगा। जैसे इसमें दूध इतना भरा है, इसमें इतना दूध भरा है, उस वाली अवस्था में वह बड़ी वाली गिलास को चूज करेगा। लेकिन यहाँ पर आते ही उसे पता है छोटी हो बड़ी हो, जो इसमें गिलास की जो मात्रा किसमें ज्यादा है उसका तर्क यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। वह तुलना करना प्रारंभ कर दिया। उसे ध्यान है बड़ी गिलास होने से कुछ नहीं है, इसमें जो दूध की मात्रा किसमें ज्यादा है, तुलना करना, अंतर करना, समानता, यहाँ पे वो सारी चीजें प्रारंभ हो जाती है।
फिर बात आती है उत्क्रमणशीलता पाई जाती है, इसलिए पलायटिवादी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अधिकतर देखा होगा बच्चों से एक आम सा प्रश्न पूछा जाता है, मम्मी अच्छी लगती है या फिर पापा। लेकिन 2 से 7 वर्ष की अवस्था में है तो वह बच्चा जो अंतिम वर्ड होता है, जैसे आपने पूछा माता अच्छी लगती है या पिता, वह डेफिनेटली उत्तर क्या देगा, पिता, क्योंकि उसके अंदर वो पलायटी अवस्था का विकास नहीं हुआ। जो वर्ड आपने अंतिम में बोला है वही उत्तर वह देगा। आप ट्राई करके देख ले छोटे बच्चों को पूछ के कि आपने जो फिर बाद में बात पूछा पिता अच्छा लगता है या माता, तो वह क्या बताएगा, माता। लेकिन यहाँ पर उसमें उत्क्रमणशीलता यानी कि रिटर्न जाने की, जो उल्टा जाने की, वह बताएगा कि जो उसको अच्छा लगता है वो डायरेक्टली बता देगा। लेकिन वहाँ पर वह अंतिम में जो वर्ड बोला जाएगा वह उसका उत्तर वही देगा। वही कहलाती है पलायटिक अवस्था। भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास अवस्था में हो जाता है। यहाँ पर बालक जो प्रारंभ में भाषा का कम विकास हो रहा था, लेकिन यहाँ पर वो बोलने में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएगा। अब बात करें अंतिम जो अवस्था है 11 से आगे, औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एक हिसाब से इसे मान लिया जाए तो ये कौन सी अवस्था मान कर दिमाग में रखो आप, किशोरावस्था जो भी है वह औपचारिक या अमूर्त संक्रमित अवस्था है। इसमें क्या होगा, जो चिंतन था अमूर्त चिंतन करने में योग्य हो जाता है, उसके सामने कोई वस्तु नहीं है। मूर्त क्या होता है सबसे पहले, और अमूर्त क्या होता है। मूर्त क्या है, जैसे मैंने किसी चीज को बोल है जो आपके सामने है और मैंने पूछा ये क्या है, तो आप क्या बताओगे, ये बॉल है। लेकिन मैंने आपको बॉल नहीं दिखाई है और मैंने कहा 2 बच्चे बैट बॉल खेल रहे हैं, लेकिन आपने दिमाग में चिंतन किया बैट बॉल कैसे होते हैं, वह कहलाया आपने चिंतन, वह अमूर्त चिंतन हो गया। कोई वस्तु आपके सामने प्रत्यक्ष है तो वो क्या हो जाएगी, मूर्त। यदि वह प्रत्यक्ष नहीं है, अमूर्त, आपके मस्तिष्क में उसकी छवि तो है लेकिन वह अमूर्त रूप में है, वह आपके समक्ष नहीं है, तो वो कैसा हो गया, अमूर्त। तो यहाँ पर जो चिंतन होगा वह कैसा होगा, अमूर्त चिंतन योग्य हो जाता है। इसलिए तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में मानसिक योग्यता पूर्ण विकास हो जाता है, परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। जो किशोरावस्था में है कल्पना करना शुरू कर देते हैं बालक, मैं इस प्रकार का कार्य करूंगा, चिंतन बहुत ही कल्पना में जीवन यापन करना शुरू कर देते हैं इस अवस्था में। तो हमने जो चारों अवस्थाएं पढ़ी हैं उनके बारे में हमने डिटेल से देखा है। इससे संबंधित जो कुछ छूट गया है उनमें मैंने क्वेश्चन आंसर में सम्मिलित किया है। तो हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारणों में से कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्टिकुलर किसी एक महत्वपूर्ण की बात की है तो सबसे पहले पुनर्बलन। हम जानते हैं पुनर्बलन का कार्य किसने किया, स्किनर ने किया। और पुनर्बलन का जो सिद्धांत दिया वो किसने दिया था, हल ने दिया था। यदि आपने इन दोनों को नहीं देखा है वीडियो के, स्किनर वाला, हल वाला, तो उससे भी आप देख लें। भाषा पर सबसे कार्य आप ध्यान में रखें, वाइकोस्की और चोमस्की द्वारा किया गया। भौतिक दुनिया के साथ अनुभव और अनुकरण, मॉडलिंग थ्योरी पर कार्य किसने किया। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखें, ऑप्शन को काटना सीखें किस प्रकार का। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा भौतिक दुनिया के साथ अनुभव, यानी कि वातावरण के साथ जो अंतर क्रिया की बात करते हैं वो कौन करते हैं, पियाजे। कौन करता है, पियाजे करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना इसका सही आंसर हो गया। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। मैंने कहा था जो आपको अवस्था है उससे संबंधित क्वेश्चन मिल सकते हैं। सबसे पहले ये सारे जो क्वेश्चन है ओल्ड पेपर्स में आए हुए हैं, आपको आइडिया लग जाएगा किस प्रकार की पैटर्न है। संवेदिकात्मक अवस्था कौन सी थी, हमने देखा था 0 से 2 वर्ष। औपचारिक अवस्था जो कि किशोरावस्था है, इस प्रकार आप याद करने का प्रयास करें 11 के बाद। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 और 11, 2 से 7 और 7 से 11। क्या पूछा गया, संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी। तो पहली हो गई संवेदी, दूसरी हो गई पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी हो गई मूर्त, चौथी हो गई, अपना जो आंसर हो गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास में मुख्य गुण कौन सा होता है, विचार तथा सोच का केंद्रीकरण। हाँ, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसमें क्या होता है, विचार। और परिकल्पनित किसमें होता है, तो औपचारिक अवस्था में होता है। अमूर्त वाला अमूर्त संक्रिया अवस्था में होता है और इसमें तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है। ये किस में आ जाएगा, मूर्त में आ जाएगा। ये अमूर्त में हो गया और ये भी अमूर्त में हो गया। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सा हो जाएगा, विचार या सोच का केंद्रीकरण।
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस बात का ध्यान में रखिए, सही नहीं है पूछा है, सही है। काटना शुरू करें। क्वेश्चन आंसर जो नहीं है उसको सबसे पहले सारा ऑप्शन को देखना है। चरणों को क्रम बच्चों के सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार भिन्न हो सकते हैं, यह सही नहीं है। उनका तर्क है कि चरणों के माध्यम से प्रकृति की बजाय संज्ञानात्मक विकास निरंतर होता है, ये बात पियाजे नहीं करते हैं। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 5 अलग अलग, यदि यहाँ पे 4 होता तो अपना आंसर ये हो जाता, लेकिन यहाँ पर 5 दे रखे हैं। चरण अपरिवर्तनीय है, जिसका अर्थ है कोई भी चरण छोड़ा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि आपने 0 से 2 कर लिया चरण और डायरेक्टली आप पहुंच गए 11 वर्ष से औपचारिक वाले पर, ऐसा नहीं है। तो इसमें जो आंसर है अपना ऑप्शन नंबर 4 हो गया। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। जो संज्ञानात्मक संरचना है वो किस प्रकार की बात करते हैं? स्कीमा की, आपको ध्यान में रखें। सबसे पहले हमने इसी चीज को डिस्कस किया था। एक बच्चे ने अपने भौतिक गुणों के आधार पर चीजों को छांटने की क्षमता विकसित कर ली है। जब तक समस्याएं अमूर्त न हो तब तक बच्चा समस्याओं को जटिल ऑपरेशन भी कर सकता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में से कौन सा चरण का बच्चा है? डायरेक्टली पूछ लिया है तो आपको ध्यान में रखना है क्या हो रहा है इसमें। छांटने की क्षमता विकसित कर ली है तो क्या हो जाएगा, उसने मूर्त संक्रियात्मक चरण में आ जाएगा। जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस चीज को ध्यान में रखें। यह विश्वास की विकास एक असंतुलित प्रक्रिया है। यह विश्वास की बच्चे आत्मसात और समायोजन के माध्यम से सीखते हैं। यह विश्वास की विकास एक सतत प्रक्रिया है। जीन पियाजे विकास को एक सतत प्रक्रिया नहीं मानते, इस बात को आप ध्यान में रखें। ऐसा नहीं कि आप, बात तो सही है विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन जो जीन पियाजे हैं वो इसको नहीं मानते। आप इस बात का ध्यान में रखें कि क्या संज्ञानात्मक विकास 4 अलग अलग अवस्थाओं में होता है, ये बात करते हैं। समायोजन की बात करते हैं। असंतुलित विश्वास विकास एक असंतुलित प्रक्रिया, ये चीज भी वो बात करते हैं, लेकिन विकास एक सतत प्रक्रिया ये बात नहीं करते जीन पियाजे। वह मनोवैज्ञानिक जिसने नैतिक विकास को परिभाषित किया, तो जीन पियाजे ने क्या किया था? नैतिक विकास को। पावलो ने कौन सा सिद्धांत दिया था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। वो भी यदि आपने नहीं देखा है तो वो भी आप पूरा देख ले प्लेलिस्ट में जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुरानी और नई धारणाओं को अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है वह कहलाती है संतुलन के रूप में जानी जाती है। समायोजन भी देखा था, समावेश ज्ञान इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण है? तो आपको ध्यान में रखना है समृद्धि पेशी अवस्था, यह पहला चरण है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक तीसरा हो गया, मूर्त चौथा हो गया अमूर्त। आपको ध्यान में रखना है ये सारी। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? परिकल्पनात्मक निगमन मतलब परिकल्पना में रहना कौन सा है? तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हमने बात की थी, जो कल्पना में ही रहता है। इसको आप किस अवस्था से जोड़ते हुए सीखे। निर्मितवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? वैसे ही अपन जीन पियाजे की बात कर रहे हैं तो आपको आइडिया लग ही गया होगा किससे संबंधित है, तो जीन पियाजे से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित व्यवहार में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषित करता है? परिकल्पित निगमन तर्क या साधनकरण विचार, ये किससे संबंधित है? तो ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। संरक्षण कक्षा समावेशन, अस्थायिक अनुकरण अर्थात स्थायित्व, ये कौन से संबंधित है? संवेदी से। प्रतीकात्मक खेल और विचार अनुक्रमणिता, ये भी नहीं है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा अपना संरक्षण व कक्षा समावेशन का प्रारंभ कर देते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आने वाली संज्ञानात्मक क्षमताएं, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, दूसरे का दृष्टिकोण समझने की क्षमता, परिकल्पित निगमनात्मक सोच, अमूर्त चिंतन के लिए योग्यता। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है वह होता है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता को विकसित करना। डैश की अवस्था तक बच्चे की दृश्य व श्रवण इंद्रिय का पूर्णतः विकास हो जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको ध्यान में रखना है। 8 से 9 वर्ष यानी कि 7 से 11 वर्ष की आयु के बीच में जो पूर्ण इंद्रियों व श्रवण की जो पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, आपको ध्यान में रखना है। इसका आंसर हो जाएगा 8 से 9 वर्ष। स्कीमा का क्या मतलब है? तो स्कीमा खंडन क्रिया विधि है, अधिगम विधि है, लंबे समय की याददाश्त में सूचनाओं को संग्रहित पैकेट्स को एकत्रित करना है। जो भी सूचनाओं को संग्रहण का क्या है? निकाय है। इसकी लैंग्वेज बदल सकती है, आपको ध्यान में रखना है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। शारीरिक प्रतिवाद क्रिया विधि, ये नहीं ऑप्शन।
जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास का क्रम होता है। सबसे पहले अमूर्त, अमूर्त नहीं होता, डायरेक्ट कैंसिल करो। मूर्त, अमूर्त, संवेदिक, सबसे पहले होता है संवेदिक, तो ये भी कैंसिल हो गया। अमूर्त, मूर्त, संवेदिक, पहले अमूर्त नहीं आएगा कभी भी, तो आपको ध्यान में रखना है संवेदिक, मूर्त, अमूर्त, ये जो ऑप्शन ये हो गया। आप काटना सीखे, प्रश्न ऑप्शन गलत कौन सा है उसको सबसे पहले अलग करने का प्रयास करें। संज्ञानात्मक विकास एक प्रक्रिया है जो जैविक परिपक्वता और पर्यावरण के साथ साक्षात्कार होती है। यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? संज्ञानात्मक की बात कौन करता है? तो जीन पियाजे, ध्यान में रखना है। डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, उससे संबंधित परिभाषा है, तो आपको ध्यान में रखना है। ये कौन सा है? जीन पियाजे है इनका आंसर भी। पियाजे के विकास डैश के चरण के दौरान वस्तु स्थायित्व की अवधारणा प्राप्त करती है। वस्तु स्थायित्व का जो पूर्ण शुरुआत तो संवेदी परख से हो जाती है, लेकिन यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक में आएगा, जो मूल रूप से शुरू हो जाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। आज की जो हमने सेशन में जीन पियाजे को लेकर पूरा डिस्कस किया है, इससे संबंधित और कोई आपके पास इंक्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। यदि आप चाहते हैं फ्री नोट्स है, स्टडी मटेरियल है, वीडियोस है, तो आप डाउनलोड कीजिए विस्तृति ऐप, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।